IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? हाँ सौरभ, हालत तो खराब ही है। आप जानते ही हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो सौरभ, मैं सोच रहा था आज के विषय पे आने से पहले एक डिस्कशन तो बनता है कि कोविड-19 की जो हालत है उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे श्रोता हैं, प्लीज मास्क पहनिए, बाहर कम से कम जाइए, हल्के में मत लीजिए, नीम हकीमी मत कीजिए। और रोज खासकर उत्तर भारत से, दिल्ली, यूपी वगैरह से इतने दोस्तों की ऑक्सीजन, बेड, ये सब को लेकर के गुहार आ रही है। मतलब दिल थोड़ा दहला हुआ है एकदम। मेरा एक दोस्त मुझे लिखता है भयावह हालत है, और मेरे को लगता है अभी हम ही हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो जितना हो सके बन पड़े करिए एक दूसरे के लिए। ये जिसको कहते हैं शताब्दी में एक बार आने वाली विपदा है। कोई इसको ऐसे मत लीजिए कि ये हो गया, या आपको हो जाए तो मत सोचिए कि एक रेगुलर फ्लू हो गया है। तो डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। और आजकल बहुत अच्छा है, काफी सारे डॉक्टर्स व्हाट्सएप पे भी कंसल्टेशन दे रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपको जाना ही है, बेड नहीं है तो लाचार मत होइए। होम ट्रीटमेंट पर डॉक्टर की निगरानी में करिए। काफी लोग मैं देख रहा हूँ खुद करते हैं, और ये बीमारी थोड़ी अजीब सी है। कभी कभी बुखार उतर जाता है, 7वें 8वें दिन अचानक से ऑक्सीजन नीचे चला जाता है। तो डॉक्टर से जरूर टच में रहें लोग, बिना डॉक्टर की राय के ना काम करें, और बेसिकली एहतियात बरतिए और सुरक्षित रहिए। और क्या कहें? हाँ, मैं कहूँगा सौरभ कि इससे जोड़ूंगा कि ये एक ऐसी विपदा है जिसमें सरकार, समाज, बाजार तीनों को साथ आना पड़ेगा। सिर्फ सरकार या सिर्फ समाज इसको सुलझा नहीं सकता। और इसमें जो भी योगदान हम कर सके वो लाभदायक होगा। तो करना चाहिए। जैसे सरकार को करना चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन लाए, जो बन पड़े उसके लिए करे। फॉरेन कंट्री से लाना हो वैक्सीन या फिर क्लियरेंसेस देनी हो, वो जल्द से जल्द करे। फ्री में वैक्सीन दे दीजिए, जो हम लोगों ने बात भी की थी उसके बारे में, तो वो करें। और समाज का भी बड़ा रोल है, जितना भी हम लोग इस आपदा से एक दूसरे को मदद कर सके करें। और बाजार तो कर ही रहा है रोल। तो ये 3 चीजें हमें जोड़ के रखनी है। एक कोई स्तंभ हमें इस विपदा से बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं वो ही कह सकूंगा। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ फ्री में क्या, मैं तो काफी दिन से कह रहा हूँ कि हमको लोगों को पैसे देने चाहिए कि वैक्सीन ले लो। फ्री और लेने वाली तो चीज मेरे हिसाब से वो टाइम चला गया है। मेरे को लगता है हमको अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करना है, और काफी लोगों के दिल में हिचक है वैक्सीन को लेके वगैरह, पर बहुत सारी हिचक जो है वो एक 100 रुपए के नोट से चली जाती है। तो जिसको भी हम दे सके, मेरे को तो लगता है हमें पैसे देने चाहिए। ये पैसे बचाने का समय नहीं है। बिल्कुल। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है सौरभ। हाँ, पैसे वैसे आ जाएंगे। अगर एक बार सेहत है तो जान है जहान है। तो पहले जान बचा लें, उसके बाद बाकी पैसे बचाने चाहिए। पैसे लेके थोड़ी जाना है कहीं। बिल्कुल। और राजनीति, जवाबदेही, उस सब का समय होता है, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी एक साथ मिलके जो बन पड़े वो करने का है। बिल्कुल। तो ठीक है सौरभ, ये मैसेज के बाद श्रोता कुछ उनका सजेशन होगा तो हमें जरूर बोलिएगा। अब आज जाते हैं आज के विषय पे। तो सौरभ, एक बड़ा दिलचस्प विषय है आज का। आपको याद होगा, हम लोग तो भाषा और बोलचाल की भाषा में तो दिलचस्पी रखते ही हैं। अभिषेक अवतंस के साथ हम लोगों ने अच्छा एपिसोड किया था हिंदी उर्दू और उनकी समानताओं के बारे में। लेकिन जो ये लिखित रूप है, मतलब जो लिपि है, उसके ऊपर हम लोग कभी चर्चा तो की नहीं हम लोगों ने। बिल्कुल। और जबकि मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है लिपि के बारे में, क्योंकि पुराने एक्सपेरिमेंट्स हैं काफी। बोस ने ट्राई किया था कि सब कुछ हमें अंग्रेजी में लिखना चाहिए। टर्की ने तो कर भी दिया था उस टाइम पे। और इस तरीके के, और आजकल दिखता भी है असली में। काफी लोग बहुत उसके खिलाफ हैं, लिपि को लेकर के बहुत इमोशनल वो भी है। लोग एक काफी मिक्स भी करते हैं कि लैंग्वेज और लिपि, जैसे संस्कृत का बहुत ज्यादा कनेक्शन जैसे देवनागरी से है, लेकिन कर्नाटक आके मुझे पहली बार पता चला यहाँ पे खूब सारे संस्कृत के ग्रंथ जो हैं वो कन्नड़ा लिपि में लिखे होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि तो लिपि और भाषा एक कोई जुड़ी हुई, तो ये बिल्कुल बहुत फैसिनेटिंग चीज है इसके बारे में, लेकिन हम कम बात करते हैं। तो आज तो एक्साइटिंग टॉपिक है। हाँ, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हमारे पास 2 बहुत ही परफेक्ट गेस्ट हैं इसके लिए।
एक है प्रोफेसर श्रीनिवास चक्रवर्ती, प्रोफेसर आईआईटी मद्रास में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, पर उनकी दिलचस्पी है भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में, और उन्होंने ये भारतीय स्क्रिप्ट जो है उसका इजाद किया है, जिसके बारे में हम लोग एपिसोड करेंगे। और उनके साथ है अनुभूति सोनी, वो उसी टीम में, भारतीय टीम में प्रोफेसर के साथ काम कर रही है। तो स्वागत है आप दोनों का पुलियाबाजी में। थैंक्स अ लॉट प्रणय, थैंक यू सौरभ। बिल्कुल। तो ये लिपि पे आने से पहले प्रोफेसर, हम लोग यही पूछना चाहेंगे कि भारतीय भाषाओं में आपको रुचि कैसे आने लगी? आपको क्या इंटरेस्ट है? आप क्यों इस विषय पर इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? क्योंकि आपका काम तो न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सब्जेक्ट में रुचि क्यों? Pranay, it's a great question. Also, I'm sorry, I'll have to answer in English because my Hindi, the last time I studied Hindi was in my 10th grade, and rat maar ke somehow I just passed the exam, as you know how things work in South. So my undergrad was in electrical engineering, and my PhD was in computer science and that kind of thing. So when I came after coming back to India in 2000 from US, I wanted to work in Indian language technologies. So we worked on optical character recognition and this kind of language technologies. We worked on many Indian scripts like Hindi, Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil, and so on. After struggling with our scripts, with so many scripts, and I was really thak gaya the main. Like I was frustrated because first of all, why do we have so many scripts? Had it been Western Europe, we had only one script, right? And everybody writes in the same script. There's many languages. But why do we need in the first place, this so many scripts? And because the struggle was, was a lot. So then I said, why not, instead of struggling with them, right? Why not make a single script, which is simple, right? Like in case of Western Europe. But that was the starting point of Bharati. And then we created a mathematical theory of the structure of characters. So why do we say some scripts are complex, some scripts are simple? What do you mean by complexity of a shape? So we created some theory of that, and then we found that by that measure, English is a very simple script. That's one thing that is nice, very appealing about English script. But the problem with English is its phonetic structure is almost absent. I mean, there's no known logic as to why A is in the first place, B is in the second place. Is because in Indian writing systems, in the Indic scripts, we divide aksharas into like in a very logical. This was done apparently by Panini around 2,500 years ago. And he studied all the possible sounds that a human vocal apparatus can utter and classified them in a very logical fashion. I mean, even now the Western linguists give credit to Panini as one of the fathers of modern linguistics. So he divided into, Swar and Vyanjan and Barakadi and Samyuktaksha and all that stuff. So that, and most Indian writing systems have followed that system. Yeah. Except Urdu and English, most writing systems, the big ones, follow the same system. So I said, so all the differences we're talking about is only superficial, only in appearance. Underneath, they're all the same, right? We don't even have to make a unifying script. It's already, the unity is already there phonetically. You just have to exploit that and realize it in graphical terms. So that's very easy. So that was the basic idea. And then the idea that there is this kind of a notion of a simple script with very few wiggles and very few intersections, and then you can give a notion to it. And combining these two, we have designed a kind of a simple script, a simple and single. That is a motto for us. And we call that Bharati. And we also, to make it have a very similar look and feel, we have borrowed characters from existing scripts. Actually, we have kind of pruned them and simplified them and borrowed it from various scripts so that anybody who looks at this, any Indian, will feel, hey, hamara lipi hai. I mean, it looks like any of my script, right? It doesn't look like a foreign script that I have to mug up. So, and we did a lot of technology development. We have OCR, which gives 100% even with some 5%, 10% noise, very high accuracy you get, handwriting recognition, and then we have developed fonts. And you can now convert, if you have a document in Hindi, you can convert it automatically into Odia, right? Just with the click of a button. Then we have adapted Google, and so that if you have a signboard somewhere in Bharati, you can read it. If you have a signboard in Tamil, you can convert to Bharati and you can display it. All sorts of things. And then the thing is, so a lot of people complain, we already have so many scripts here. I mean, it's a headache. Why do you want to give one more script? The thing is, a normal script takes about months or years to master, an Indian script. Bharati takes about 10-15 minutes. It's so simple. So we have my volunteer, another guy, Vikram, who does a lot of school activities. He goes to schools and presents the script. After about 10-15 minutes of introduction, kids come and write their names on the board. And I'll give another classic example. In IIT campus, one lower income kind of a family, they had a daughter who was 18 years old at that time. This happened a few years ago. And she was a school dropout. After fourth standard, she never went to school.
and she was marked as, mentally retarded, unfortunately, by the extended family. This girl's mother learned Bharati and taught the daughter over a couple of months. And daughter became so fluent in writing in Bharati and reading in Bharati. She said, why can't I go for 10th exams, right? And write them in Tamil, but in Bharati script. वो नहीं हो जाएगा, definitely. तमिलनाडु में नहीं हो जाएगा. But I mean, look at the kind of barriers that are removed suddenly. Suddenly she has become so confident. So simplicity can make a difference, right? Even if you look at adult literacy programs go on for about 6 months. If you take a Hindi speaker, make them literate, adult Hindi speaker who's illiterate, it takes 6 months. Now, what if we can turn around and do it in 2-3 weeks? So these are the kinds of things we are contemplating right now. I mean, that is the whole background to this. ये इसमें आपने बहुत कुछ बोला है, तो उसके लिए थोड़ा अनपैक करेंगे. तो एक जो बड़ी मेरे को सबसे फैसिनेटिंग चीज लगी कि आपने एक मैथमेटिकल मेजर बनाया कि स्क्रिप्ट की सिंप्लिसिटी का. हाँ, तो ये तो मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है. तो और आपने ये हमको ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि वो अंग्रेज, क्योंकि काफी लोग जैसे आजकल तो फोन की वजह से बहुत लोग इंग्लिश में हिंदी या सारी लैंग्वेजेस आजकल हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं. तो ये क्योंकि फोन की वजह से हो गया, व्हाट्सएप पे सब अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी सब कीबोर्ड हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप जो है रोमन लिपि में ही सब कुछ लिखते हैं. तो और वो शायद इसीलिए होता है क्योंकि जो सिंपल है, एक तो लैंग्वेज का हमें हमेशा लगता है लैंग्वेज का बाजार है, जो सिंपल होगा वो अपने आप पकड़ लेगा. आप उसमें किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, है ना. और शायद पूरे यूरोप में वो जो रोमन लिपि पॉपुलर हो गई वो शायद इसीलिए हो गई क्योंकि सिंपल थी, तो और कोई कैसे चलेगी. तो और हिंदुस्तान में हमने नहीं करी. तो ये आपने जो इसमें आपने क्या देखा, जो मैथमेटिकल मेजर है उसके हिसाब से ये पहली बात तो ऐसा क्यों हुआ, ये हिंदुस्तान में हमने क्यों कॉम्प्लिकेटेड है और ये यूरोप में क्यों सिंपल हो गई? So the thing is, it's a great question. See, all our scripts have come from Brahmi Lipi. And they evolved over at least a couple of millennia. Right. And then gradually diverged, and like evolution, like biological evolution. Bilkul. Right. And now you can't even recognize that, if you say all these scripts have come from same Lipi, nobody will even believe it. हाँ, वो वहाँ पे वो नेशनल म्यूजियम में वो लिखा होता है, वो पहले एक लिपि में फिर दूसरी लिपि में, और टेबल होता है कि धीरे धीरे कैसे कैसे सारे अक्षर बने हैं ब्राह्मी लिपि से. हाँ. But the background to all this is the same thing. So now, if you look at simplicity, suppose I say a straight line is simpler than a loop, a circle. ठीक है. Intuitively, it is acceptable. बिल्कुल. An S shape is more complex than a C shape. बिल्कुल. Because it has two wiggles, as C has only one wiggle. I mean, ठीक बात. अब जैसे हम जो गेयर लिखते हैं वो तो एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ना. Yeah. हाँ. No, Stree, for example, I keep joking about this. Take the letters, Hindi letters Stree. Sa lete hai, cut it into half. Then Ra lete hai, you morph into a bar. Then Ta lete hai, and then Iki Matra becomes an arch, and you squish all them together. Make this complex thing called Stree, and no pun intended. All right. So the Samyuktakshar business makes life a nightmare in all Indian scripts. Tamil is an exception because Tamil is very simple. It doesn't have most characters, first thing. Second thing, it doesn't have the Samyuktakshar feature. Achha, okay. You just break the character using a halant. Okay. Because you can write Stree as as plus re. Ta halant or हाँ बिल्कुल re पूरा हाँ. So it becomes quite simple. In the Bharati also follows something like that. Got it. और इसकी वजह से शायद टाइपिंग काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमेशा टाइपिंग में, और वो टाइपिंग करते समय बड़ा अजीब होता है, हम पहले लिखते हैं उसके बाद में वो लेटर चलते चलते फिर कूद के वापस पहुंच जाते हैं. Right. तो अगर आप मतलब आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है तो कंफ्यूजन तो हो जाएगा. Yeah. And talking about this mapping between English script and Indian languages, I'll give you some statistics. Because the thing is, most of us are English educated, right? And we are very enthusiastic about English and in the kind of change that English can bring in. Because English puts you in touch with the world, and that's a major progressive measure. Bilkul. But thing is, only 10% of Indians know English. This is the latest statistic, maybe 12%. Right? What about the solution for rest of the India? The solution that we think of, which is meant for all India, cannot have only 10% in mind. Okay, so our enthusiasm is slightly misplaced when it comes to English. This is one point. Second point is English as a script is actually very illogical. It's simply unsuitable for Indian writing systems. Indian systems are, we think in terms of a consonant, hai, vyanjan, this is swar, and you combine them. This chemistry of sound never occurs in English, and it's actually a very messy script. और जैसे वो हिंदी में हमारे होता है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, सारे जो पीछे की साउंड है गले से वो एक साथ आएंगी, क, ख, ग, घ, और मुंह के सामने वाली च, छ, वो हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं. तो लॉजिकल तो काफी है हमारा. और कुछ भी हम लिखते हैं
पढ़ना तो बहुत आसान होता है अगर एक बार आ जाए, क्योंकि जो है वही दिखता है। हाँ, इंग्लिश में तो सब रटना पड़ता है कि ऐसा है तो ऐसे पढ़ो, ऐसा है तो ऐसे पढ़ो। In fact, I have a niece who works in Teach for India. Used to work in Teach for India, and she teaches this very real, poor background kids. And they have hell trying to understand English phonetics. So those of us who got educated somehow through English medium schools, we now feel comfortable. We have mucked up all these different funny cases. But a fellow who comes from first generation parents who are educated, parents who are not even educated, right? They really don't understand what the hell is going on. There is even a Hindi movie called Chupke Chupke. I don't know if you have seen old movie. इसमें खूब वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, हाँ, लौपत कामिनी वाली मूवी। TO2 कहते हैं, जियो गो कहते हैं, हाँ, राइट? अंग्रेजी अवैज्ञानिक भाषा है, that's what it is. हाँ, He's a driver lecturing this father-in-law about him. No, but this is true. Although it is being joked about, it is quite true, and people struggle a lot with English because of this problem. Now I'll tell you the third thing. So now, if you look at history, right? I mean, okay, British have colonized us, and they were with us. We have learned this English and all that. Now, if you create a very simple script, which is logical, today there is not many people know this script. But what will happen maybe 2100 maybe? I'm visualizing a situation where people will start writing English in Bharati. Why not? Because it's a much logical script. I mean, I can easily adapt Bharati to give you English phonetics with perfect precision. I don't need to mug up random conventions. Why is TO2 and GO go? I won't use same spelling. My spelling will be different in Bharati. Very precise. All the timings and stress and everything. I just have to add a few more notations. No, let the best solution win. Objectively leave it out. That's how science approaches things. Right. तो ये लेकिन काफी यूरोपियन भाषाओं में लेकिन उन्होंने वो मात्राएं लगा देते हैं ना, ABCD के ऊपर ये सब करने के लिए। हाँ, तो हम तो हिंदी में उसको मात्रा ही बोलते हैं, तो सब मात्राएं तो वो जो ABC के ऊपर, वो जो AU के ऊपर मात्राएं लगाते हैं, उससे इन चीजों का समाधान नहीं है कुछ? No, so even the same letter is pronounced differently in different languages, right? And so, for example, French is mostly T as in T. German uses a lot of T. Right, and English again, T is ta or ta, C is sa or ka. I mean, आपकी मर्जी, you do whatever you want. कभी-कभी च भी हो जाता है. भी होता है. So it's very confusing. So the thing is, just because it's become a habit, why should I learn a bad habit? I mean, I'm talking about centuries ahead. I'm not talking about today and tomorrow. ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है दो कारणों से. आज ही मेरी बात हो रही थी मेरी वाइफ से. मैं प्लम्बर बोल रहा था, प्लम्बर, और वो बोल रही थी कि प्लम्बर नहीं होता है, एक्चुअली प्लमर होता है. तो मुझे आज तक पता नहीं था सौरभ. मेरे को भी. अच्छा, बी साइलेंट होता है, मैंने तो कभी देखा. तो ये एक उदाहरण है ना, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं वैसे बोलते नहीं है इंग्लिश में, है ना. कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन दो, तो उसके बारे में काफी जोक हुआ है. तो वो एक, जबकि कोई भी भारतीय भाषा देख लीजिए, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. पर इंग्लिश में वो प्रॉब्लम है. और मेरे लिए दूसरी बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मैं मैंड्रिन स्टूडेंट हूँ, लेवल 4 स्टूडेंट हूँ. और मैंड्रिन तो अलग ही बात है, उसमें हर भाषा, हर शब्द इतना कॉम्प्लेक्स है. तो आप बोलना शायद सीख लें, पर लिखना बहुत बड़ी बड़ी चुनौती है. तो उसके कंपैरिजन में मैं जब भारतीय भाषाओं को देखता हूँ, वो काफी सिंपल है. मतलब अगर आप स्क्रिप्ट को अगर रट ले एक बार, तो उसके बाद भाषा को एटलीस्ट पढ़ना, बेसिक पढ़ना सिंपल है. मैं जब कर्नाटका में आया था तो मैंने किसी को बोला आई को तुम कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिख दो. मैंने थोड़ा रटा उसे, उसके बाद मैं बस पे जो लिखा है वो तो पढ़ ही सकता था. तो एक मेन जो लीप है वो है स्क्रिप्ट का. तो अगर उस स्क्रिप्ट को अगर हम सुलझा दे तो शायद काफी भाषाएं हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते. तो उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है प्रोफेसर और अनुभूति, आप दोनों के लिए. आपने बोला जो एक कॉमनैलिटी है फोनेटिक स्ट्रक्चर में, उसको थोड़ा आप समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए, क्या है ये कॉमनैलिटी, तो उससे बेहतर समझेंगे. तो उदाहरण के लिए अनुभूति, जैसे क ख ग घ जब हम लोग बोलते हैं तो हाँ प्रोफेसर कहिए. Yeah, thank you. I just want to add one point there. To take ka kha ga ga, say consonants are arranged as a table, as a matrix, whereas English it's just a string of symbols. Right? What is the logic of this table? Right? So each row has a meaning, each column has a meaning. The rows are placed on, they are arranged based on the place of articulation. So that is basically when you utter a consonant, you are closing your oral cavity at some point inside the oral cavity. So if you close a point called velum, right, the sounds that you get are called velars. That is ka kha ga ga. You touch it somewhere in the behind.
Then if you close it somewhere at the palate, the soft palate, you get cha 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 cha. Then if you touch your teeth, you get dantya or dentals, ta tha da da. Right? And if you fold your tongue backwards, you get retroflexes, ta tha da da. And if you close your lips, labials, that ostia, right? You get pa pa ba ba. So this is the logic of the rows. If you look at columns, first let's say ka 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 ka. Ka is the first letter in that row. Now ka, to utter ka, you are using extra breath of air. Isko ghosh kehte hai Sanskrit mein, right? Extra air, right? Or voice. This is aspiration. Aspiration. So this is called aspiration. Now, if you take ka ka ga is where you activate your vocal cords. That is called voicing, right? Now, then the fourth one is gha, where you have both voicing and aspiration. So first one has no voicing, no aspiration. Second one has aspiration, no voicing. Third one has voicing, no aspiration. Fourth one has both. It's like a nice binary logic. 0 0 0 1 1 0 1 1. Truth table बना दिया आपने. Truth table बना दिया, yes. But when you look at it, you don't get that feeling. Right? Sa actually looks like Kha a little bit. Why is it designed like that? Isn't it confusing? So what we have done in Bharati, we take the letter Ka, put a dot below on the right side, which represents this Mahaprana, this extra air. We put a bar below on the left side, that is Ghosha, that is the voicing. So if you want both, you should put both, which is logical. Put both dot and dash, it becomes. तो आपको एक ही चीज सीखनी है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, हर चीज को रटना नहीं है. Yes. And this logic people grasp in 10 minutes. And once you know the consonants and swar, what is Barakadi? It's what is called your Cartesian product of two sets. Vowel, consonant, you combine them in every possible combination, C1 and C2, C1 and V1 or CI, VJ. That means what we do in Bharati is you take the consonant part. Vowel part only comes with the matra on top. In the vowels, there is only common matra, which is A, which is a kind of C turned to the left. Isme you put something, then that gives you all the vowels. Whatever you have on top, your matra ko leke, you put it on top of consonant, that becomes a Barakadi. So there is no need to merge, is upar rakna hai, niche rakna hai, side mein rakna hai. You don't have to remember anything. Always on top and like a hat. This takes another minute to understand. And for the Samyukta Akshar, we use halant. We are done. So something so simple, essentially, because phonetically it is so beautifully organized. Why do you make it such a nightmare? I mean, you look at Oriya, for example. Oriya, the Samyukta Akshar set is just mind-boggling. How complicated. These guys are geniuses, right, to be able to learn such a script and use it in normal day-to-day. I really appreciate this people. और लोग कहते हैं शायद वो क्योंकि वो उनको ताम्रपत्र पे खूब लिखना होता था, तो उसकी वजह से वो लिपि मीडियम की वजह से इवॉल्व हो गई, और अब मीडियम गायब हो गए तो वो हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ताम्रपत्र जो है वो खराब हो जाते थे. प्रणय, अगर तुमने कभी कहानी नहीं सुनी, क्योंकि ताम्रपत्र में क्योंकि कुछ भी आप सीधा लिखोगे तो पत्ता फट जाएगा. Right, straight. तो आपको घुमा के लिखोगे ताकि पत्ते फटे ना लिखते हुए. तो इतनी घुमावदार स्क्रिप्ट बना दी उन्होंने ताकि पत्ते ना फटे. अब पत्ते चले गए, वो स्क्रिप्ट रह गई है. अच्छा. हम लोग एक एक्सेंट क्लास ले रहे थे सीखने के लिए अंग्रेजी, तो तब मुझे पता पड़ा ये जो फोनेटिक स्ट्रक्चर है भारतीय भाषाओं का काफी साइंटिफिक है, और इसका हम लोग फायदा उठाने की बजाय हम लोग इसको और कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं, इतनी अलग अलग स्क्रिप्ट और उसको. पर प्रोफेसर और अनुभूति, इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सवाल है, ये थोड़ा लिपियां इतनी राजनैतिक हो गई है ना, मतलब इससे अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ. सौरभ, एक अच्छा किस्सा है. मेरे घर के साइड में एक मिठाई की दुकान है. अब आपको पता है कि कर्नाटका में ऐसा रूल है कि जो बोर्ड लगा रहता है उसमें 50 या 60% कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए और इंग्लिश स्क्रिप्ट उससे छोटा होना चाहिए, ऐसा है. तो अब वो नॉर्थ इंडियन मिठाई की दुकान है. महाराष्ट्र में भी है, मराठी में लिखना पड़ता. हाँ, काफी, शायद हर स्टेट में. उसमें मिठाई की दुकान है, नॉर्थ इंडियन मिठाई की दुकान है, तो ज्यादातर क्लाइंटेल मिठाई का है. तो अब उसको जब ये लॉ पालन करना था, तो आप सोचिए उसने क्या किया होगा, क्या जुगाड़ लगाया होगा, आप बताइए. पता नहीं क्या किया उसने. अंग्रेजी में लिख दिया. तो उसने कन्नड़ा में लिखा है, इंग्लिश, दोनों लिपियां कन्नड़ा और इंग्लिश है, पर लिखा हुआ है कुछ खट्टी कुछ मीठी. तो लिखा तो हिंदी ही है, पर उसको बस लिपि डाल दी है इंग्लिश. और तो मतलब मैं इसलिए ये ला रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर, ये थोड़ा लिपि को अलग लिपि बनाना इतना राजनीतिक है, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, आपको क्या लगता है? और जो थोड़े जो एग्जांपल्स भी मैं भी ले सकते हैं, तो जैसे बोस ने तो ट्राई किया था
कि वो सब कुछ रोमन लिपि में लिखते थे INA में, और टर्की में अतातुर्क ने तो कर ही दिया था, उन्होंने अपनी पुरानी लिपि हटा करके रोमन लिपि यूज कर ली और उन्होंने कर दी, तो अब उनकी चली रही है आज तक, वो हटा भी नहीं रहे। तो कुछ लोगों ने ऐसा, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसका लोग फायदा ये बोलते हैं कि आप एक दूसरे की भाषा सीख जल्दी सकते हैं। अगर आप एक बार पढ़ने लगे दूसरे की भाषा, क्योंकि लिपि एक है, तो आप एक दूसरे की भाषा जल्दी अप्रिशिएट करेंगे, जल्दी पढ़ने लगेंगे, सीखने लगेंगे, अगर सब लोगों ने एक कॉमन लिपि ले ली। तो इसके आई थिंक काफी लोगों को करना तो चाहते थे, पर हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ, क्योंकि शायद टर्की तो एक इंडिया की स्टेट के बराबर है ना, हिंदुस्तान तो एक आपस में सिविल एक यूरोप के बराबर है। तो ये वाला जो एक चैलेंज है, इसके बारे में आई मीन ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ में प्रणय का सवाल लीजिए। Actually I don't know this Turkish alphabets. पहले वो सिरिलिक थे, वो फिर उन्होंने रोमन ले लिए। So that's because the I think alphabet sequence would be very similar to English. हाँ, correct. So Aleph, alpha, beta, gamma, that is Greek. हाँ. So Aleph and that, that kind of thing. So phonetically also they're very close. बहुत टाइम से, बिल्कुल, वो तो बगल में ही थे, तो उनको आसानी हुई होगी शायद। लेकिन हमारे यहाँ पे एक वो हमेशा रहा होगा कि ये फॉरेनर है, भले ही वो आ गए। हाँ. No, but also they gave other data, right? For example, only 10% of Indians know English. Correct. और शायद जब ये और आजादी के टाइम पे तो और कम। That is one thing. So this Rajniti business, I'll have two responses to that. So in India, for example, the penetration of science and scientific thinking is very poor. So therefore, everything becomes a people issue, person to person, community to community, tribe to tribe, right? Whereas in science, the first thing that you learn is it doesn't matter whether you are saying it or I am saying it. There's the intrinsic truth of nature. Is nature supporting it, right? Is it, if you take some salt and what is the molecular structure of it, right? Just because a big politician says it is potassium chloride, nahi chalega. It is sodium chloride. Even if you bloody sit nirahar diksha karna bhi, it's only sodium chloride. Just because of your tantrums and your natak won't change its nature. That is science. We never understood the temperament. It's not very deeply penetrated. Europe has lived with science for 500 years. They struggled against church, and it's there very deep in the culture. We never learned it I never understand why that happened. We have spent 250 years of incubation, contact time with British. We learned English, we learned about Shakespeare and Milton and Wordsworth. We never learned science. How come? The power of British who came all the way here and conquered us, science has a lot to do with that power. How come we never saw that power? How come we never learned about that power? Right? Even now we're still very superficial. Science is something that people do in universities. Science exam के लिए कुछ रट मार के कुछ formula ये सब रट मार के they pass exams and get certificate. That is our understanding of science. So this kind of an objective truth होता है, out there in nature. And if you understand that half the problems will be dealt with very differently in society, we don't have that. Second angle is we only talk about politics as if, what about the human problem, the social problems of development? Literacy in India is pathetic. Right. So earlier, when I was younger, in the 70s and 80s, people used to talk about two major problems in India: literacy and population. Even now, both are serious problems. COVID is such a big problem because of population and population density. We all know that. But we don't touch it now because anyway, population rates are going down. It will take care of itself. But what about literacy? Is 75%, which is ridiculous. Even world average is 84%. Now with the 2021, it might be higher. 77% people are saying, if you look at newspaper articles, we don't have solid data, which is pathetic. How could you even live with that, right? First world has literacy rates of 98, 99, Finland 100, Norway 100, that kind of thing. China is 90, Vietnam is 90, Sri Lanka is 90 plus. How could we live with that kind of a backwardness? So, Rajniti baad mein jaye. I don't care about which party is out there. Right? What about the human question? Because the purpose of Rajniti is human development. Without that, why are you even talking about? I don't care who the right guy is there up there. So let us put focus constantly on human development. Okay, we don't even talk about science. Talk about human development. Other things will fall in place. So now you talk about what is the method, optimal method by which I can develop people. Then all these things will be seen very differently. Otherwise, we'll all say, oh, government ye nahi kar raha hai, wo nahi kar raha hai. No, government won't do things in a democracy. People do things for themselves. Government at the best facilitates it. Unless we get these two things straight, science as a way of dealing with objective truth of the world and of truth of society, that is one thing. Second thing is people do things for themselves in a democracy, right? Ultimately, government is only facilitator. If we get this straight, we'll progress much faster. एक तो ये राजनीतिक सवाल हो गया, लेकिन एक साहित्यिक भी सवाल है
क्योंकि फाइनली अगर जो साहित्यिक वर्ल्ड है अगर वो चीजें अडॉप्ट नहीं करे तो नई लिपि का आना मुश्किल होता है। एक हमने जो डिस्कस भी किया, एक्चुअली देखा जाए तो लिपि और भाषा का कोई ऐसा एक कनेक्शन जो है वो लोगों के दिल में ज्यादा बना हुआ है। वैसे तो लोग, आप 50-100 साल पहले भी देखिए, सेम भाषाएं जो हम बोलते हैं वो बहुत अलग अलग लिपियों में लोग लिखते थे। जैसे प्रेमचंद है, वो बहुत फेमस हिंदी राइटर है, पर वो तो उर्दू लिपि में ही सब कुछ उन्होंने अपनी लिखी है, लेकिन कोई उनको उर्दू राइटर तो नहीं बोलता है। तो सब वो हिंदी के सबसे बड़े राइटर हैं। इवन मूवीज वगैरह बहुत सारी स्क्रिप्ट्स 30-40 साल पहले तक सब लोग उर्दू लिपि में ही लिखते थे। मनमोहन सिंह अपनी सारी हिंदी की जो जितनी भी क्या कहते हैं भाषण है वो उर्दू लिपि में लिखते थे, क्योंकि पुराने जमाने में पंजाब में उर्दू लिपि यूज की जाती थी। मेरे ख्याल से 50-100 साल पहले बहुत कॉमन था, पर अब लोगों के दिल में बड़ा, एक तो शायद लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी इंडिया में वगैरह, और शायद जो लिपि और भाषा का कनेक्शन है वो इंडिया में आज ज्यादा स्ट्रांग है पहले से, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ पॉलिटिशियंस के दिमाग में नहीं, आम पब्लिक के दिमाग में भी और साहित्यिक वर्ल्ड के दिमाग में भी। तो पॉलिटिक्स को अलग भी रखें, लेकिन हम लोगों के दिल में ये बात कैसे बिठाएं और कैसे जीतें। This aspect of Indian mentality is something I can never come to terms with. That is, when we always constantly talk about preserving culture, हमारा भाषाओं के संरक्षण करना पड़ेगा, right? But no, the only one thing that deserves preserving is people, society, their quality of life. Samskriti, samskar, all that is an abstract thing. Taking care of people, taking care of the quality of life, that is the concrete thing, right? But why are we so hung up on this Samskriti? I don't understand. Nobody talks like this in any other first world nation. People are concrete, people are real, our suffering is, the problems are real. So let us talk about that and fix them. Samskriti will take care of, people are bloody begging on the streets. Go to Bombay even now. You'll have a skyscraper and you'll have, line mein, people live in such shady, I'm not talking about only Dharavi. Everywhere in Bombay, that's how it is. Which metro in India you can say is a decent city? It's a strange, ugly mixture of slums and skyscrapers. That's what you see. What Samskriti are we talking about? If this is our Samskriti, what you see on the street is our Samskriti. It's very bad. I'm not proud of it as an Indian. So let us fix the problem that you can see. Abstract problems, I don't understand. I'm too dumb. I want to look at only concrete problems, which I can look and feel and, I can get a grasp on them. So if you fix that, right, if you fix the normal living conditions in India, Samskriti will take care of itself automatically. That is Sanskrit. नहीं, और आप तो वैसे जो कर रहे हैं मेरे के विचार में, उससे जब ज्यादा लोग लिख पढ़ने लगेंगे तो संस्कृति तो ज्यादा डेवलप होगी, कम थोड़ी होगी। तो मेरे विचार में हमको लोगों ये आर्गुमेंट तो हमको अपने शायद फेवर में यूज करना चाहिए कि भाई जो ये मेरे ख्याल से जो भाषा और लिपि का जो जोड़ है उसको तोड़ने की जो जरूरत है, मैं उसकी बात कर रहा था कि ये दिमाग में ऐसा क्यों बन गया है कि ये लिपि एक भाषा और लिपि एक साथ हैं जुड़े हुए, है ना। जैसे और अब जैसे मैं शुरू में बोला था, जैसे कर्नाटका में पहले कन्नड़ा लिपि में खूब संस्कृत में काम होता था, पर आजकल लेकिन उत्तर भारत में लोगों को लगता है कि जैसे संस्कृत लिखने के लिए देवनागरी के अलावा कोई लिपि नहीं है। तो ये वाली जो चीज है ये मुझे पता नहीं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जो जब आप साहित्यिक लोगों से बात करते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? Actually, I want to show you this book by Sanjeev Sanyal. अच्छा, called India's Renaissance and India's Rise After 1,000 Years of Decline. So a lot of answer to this question is very simple. The last 1,000 years we've slept off. There's hardly any innovation. So when you say, why is there this kind of a combination of script and language? Because we've stopped thinking. We've just mechanically used the same practices for hundreds of years. And he says, in 1991, it's a very momentous year in Indian history, as momentous as 1947. The liberalization is not only for economic liberalization. There's begun liberalization movement in every field of Indian life. People started thinking, asking fresh questions. We are doing this, asking questions about Lipi. All this, we are doing it in the wake of that original movement which has started in 1991. People started opening up everything and started asking fundamental questions. He's saying we are in such a momentous period in India. What didn't happen over 1,000 years is happening now. There's a movement has begun. Because of this. So, I'm hoping big things will happen, but this is a times of change, but what do we, it will be a mess, that's all. जब आप जाते हैं तो ये आपको जैसे स्कूल में, जैसे बच्चों से तो सबसे कम रेजिस्टेंस मिलेगा, बच्चों को तो नई चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग साहित्यकार वगैरह हैं, कोई उसमें इंटरेस्ट शो करेगा कि मैं अपनी अगली किताब भारतीय लिपि में लिखूंगा? So we are doing these school activities and college activities for many years now. Whenever we go to schools or colleges, the students love it. This is exactly what you need. Even youngsters, even 20 plus, they love it.
But talk to even senior people like my age group, they say no, not very happy. In fact, it's very ironical. I gave a talk to a bunch of bureaucrats in Delhi in the online talk last year on, again, this, I told you I write this popular science stuff, all this Carl Sagan, that kind of thing. So I said, this kind of literature must increase in Indian languages because that will open up our scientific temperament and all. At the end, you know what the question is? Sir, our children are not learning enough about our Indian culture. What do we do? Actually, my problem is opposite. They're learning too much about Indian culture. They don't know anything else. They're totally ignorant, right? Even Indian culture, they only know some very superficial stuff. Arre, kitna baar rat marega Ramayana, Mahabharata. You don't know anything else in the world. Even mythology, there's so many different world cultures have interesting mythologies. You learn about that. Do a comparative study of mythology. It will open up your perspective. I think you need some kind of knowledge bombs must be exploded all over the country so that you just expand your mental horizon, start thinking, right? And then a lot of problems will become non-problem. Our solutions will emerge like common sense. It's just very simple. Whereas we natak karega, rajniti karega, we do so much nonsense without even talking about solution. So I don't know, that's what, because I'm an academic, I come from that angle. Maybe that's a bias. और वैसे सौरभ, आप जो सवाल पूछ रहे थे, मेरा तो स्कूलिंग गोवा में हुआ था. गोवा में भी ये बहुत चर्चा थी क्योंकि कोंकणी जो है वो रोमन लिपि में भी लिखते थे कुछ लोग और कुछ लोग नागरी में भी लिखते थे. तो इस पर काफी चर्चा होती थी कि किस लिपि को गोवा की लिपि बनाई जाए. तो वो भी मतलब थोड़ा कॉमिक लगता था. दोनों बोल सकते हैं, लोग लिख सकते हैं, तो फिर बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों एक लिपि को से जुड़ना है और उसे अपनी राज्य लिपि बनाना है? आपको राज्य भाषा बनानी है, ठीक है, क्योंकि उसका लॉजिक है ना. भाषा ज्यादा लोग समझ रहे हैं तो उसमें इंटरेक्शन करना सहूलियत है, उसका लॉजिक है. पर लिपि को क्यों एक करना है? उसको 3 लिपि है तो 3 में सबको बोलने आता है. ज्यादातर लोगों को गोवा में तो आता था दोनों लिपि पढ़ना लिखना. तो और इससे मुझे एक अच्छा आइडिया आया. आपने प्रोफेसर कभी ये सोचा क्या कि अभी भी हिंदुस्तान में भाषाएं हैं जिनकी लिपि है नहीं फिक्स्ड? मेरे ख्याल जैसे तुलु भाषा है, हाँ, या कोंकणी है, या फिर जैसे डोगरी हो गई, उसकी कोई अब वो देवनागरी में ही लिखते हैं, उसको लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई एस्टैब्लिश्ड लिपि नहीं है. पर वो एक आपके लिए जैसे, क्योंकि क्या होता है, कोई एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है ना. तो हिंदुस्तान की अगर कोई आप ऐसी भाषा पकड़ लें जिसकी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड लिपि नहीं है, और वहां पे जाकर अगर आप 50 लोगों को भी कन्विंस कर दें कि भारतीय लिपि को अपनी भाषा बना लो, अपनी लिपि बना लो, तो एक आपको एक जिसको कहते हैं कि इंडिया में एंट्री पॉइंट मिल जाएगा कि आप एटलीस्ट कीबोर्ड्स की लिस्ट में आ जाएंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज है. तो ये आपने ट्राई किया क्या? It's a good point because if you look at our Bharati Script website, we have a lot of primers. That is, how do you write various Indian languages in Bharati Script? One of the primers is on Bodo. हाँ, और उसकी भी कोई स्क्रिप्ट शायद नहीं है established. Which is a northeastern script. We had a fantastic. So we have a Bodo PhD student in our department. We took his help and got this done. In fact, we want to do this for a lot of northeastern scripts. बहुत बढ़िया आइडिया है ये. And when I gave a talk on Bharati last year, one guy who is a Konkani, he called me up and said, so Konkani has some extra sounds apparently, and he wanted to adapt Bharati to expand it so that it can accommodate. I didn't have technical people to do that at that time, so I couldn't support that. But our vision is like this: not only the major languages in India, all these smaller linguistic communities where there is no specific script like Konkani or Tulu and all these things, or there are smaller communities like Saurashtra, which is in Gujarat, right? They have their own script. Nobody knows that script. It's not well known, but it is like a very rich script, like any of the major scripts in India, right? Take every community, show that with this common script you can express all your languages, right? And even the Adivasi communities, there are hundreds of them, like Lambadis and like Andaman Nicobar and lots of communities in Northeast, right? For all of them, one script. Not only that, people with handicaps, like people who cannot speak, speech impaired or hearing impaired. So they use something called, there's a Indian sign language, right? Now sign language is, they're also not standardized all over India. A lot of local variations are there. There's something also called finger spelling, where in English there's something called finger spelling, right? Where you convey the letters using gestures. Achha. Now there's no finger spelling system in Indian languages. But imagine the problem. Hindi letters 3
how do you convey that using gesture? It's very hard. So we created a finger spelling system based on Bharati, which is very simple. And the company TCS is funding this research. And we even used an artificial intelligence system to, if somebody is doing these gestures, we automatically recognize and show it. Similarly, take Braille, for example. There is a Bharati Braille kind of thing, which is just a European version ka simple adaptation, which is very illogical. I mean, I never understood the logic of Braille. Now, single dot is A, right? Okay, and then A is a single dot and two dots is R. There is no logic to that. फिर से रटने वाला चीज है, हाँ. Exactly, but our people do it. Our visually impaired people just do it. Whereas my idea is you print Bharati characters as it is on a special paper with an embossed surface. By feeling them, can people read it straight away? I don't want those dot patterns. I find them very weird. It's like straight away reading assembly code. Kaun padhta hai assembly code? Right? It is like people are doing it with a lot of struggle, because there's no other option. Whereas if you have Bharati script for both blind people and normal people, there's a greater integration of that blind community into a regular community. Right now they're treated as a separate, there's a segregation, all said and done. So like that, I'm thinking it of a unified solution for every Indian, from all walks of life. Not only that, for NRIs, for expat Indian, because an expat Indian, if you look at the next generation kids, they don't have the chance to learn their mother tongue. I mean, even in India, if you look at metro, kid, English, nobody says, Goli maar, I'm not interested. और जब भी जैसा आपने बोला कि छोटे बच्चे को ऑप्शन मिलेगा, वो इंग्लिश और हिंदी देख के तो हिंदी से तो भाग जाएगा, वो सीखने में 10 गुना मुश्किल है. पढ़ना तो है मुश्किल, कोई उसमें डाउट नहीं है. हाँ. Yeah. Make it simple. What is the problem making it? Because our culture, we shouldn't touch culture. Culture is important. People are not important. It's a very strong thinking in India. Whereas I say people are important. Culture. और मैं यहाँ तो बोलूंगा, ये तो एक टेक्निकल मैटर है. मतलब आप कल्चर को और एक्सेसिबल बना रहे हैं. लिपि को हमको कल्चर से नहीं जोड़ना चाहिए. हाँ, है ना. लिपि इतनी चेंज होती रही है, तो एक और क्यों नहीं. And culture is what we make today becomes culture tomorrow. What is the hang up about the past? नहीं और मतलब मैं ये डिस्कशन में आया तो था सोच के कि आपको बोलूंगा कि एक और क्यों, हम इंग्लिश क्यों नहीं, पर आपने इतने लॉजिकली समझाया कि अभी मैं तो क्या कहते हैं, आपके किसी आर्गुमेंट का अपोजिशन कर नहीं सकता हूँ. तो इसीलिए तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको अगर किसी छोटी भाषाओं के साथ ज्यादा जाएं, मतलब भले ही एम्बिशन तो बड़ा है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी छोटी भाषाओं को आप कन्विंस कर लें अडॉप्ट करने के लिए और उनका लिटरेचर आप भारतीय भाषा में आने लगे, तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से उसके बाद में सक्सेस आराम से मिलेगा इस भाषा को, बजाय इसको किसी मेजर, मतलब हिंदी या तमिल में बड़ा मुश्किल है शुरू में, मतलब अगले 50 साल तो नहीं होगा. लेकिन जब दिखेगा कि 2-3 भाषाएं यूज कर रही हैं, जो लॉन्ग टेल ऑफ भाषा है, जो वो लॉन्ग टेल जो कि अभी डिप्राइव्ड है अच्छी लिपि से, उनको पकड़ना बहुत आसान है, जहां पे अभी वाइट स्पेस है बेसिकली. That's true. बिल्कुल. So that's why our only problem is we don't have people. I mean, other than inspired people like Anubhuti, right? So we are a very small group. At any given time, there will be 2 people in the group, maximum 3. अरे बाप रे, इतना सारा काम जो है आप लोगों ने, इतने कम लोगों ने कर दिया है. मैं अपने श्रोताओं को कहूंगा, अगर आपको क्योंकि बहुत हमारे श्रोता है जो भाषा में और लिपि में दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज हम लोग कुछ कांटेक्ट या अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, इन टच कीजिए और कुछ नई चीज बनाने में आप योगदान दे सकते हैं काफी बड़ा. In fact, I want to say something that Anubhuti has done very interesting work. She started contacting all the Indian embassies in various countries, and she got nice response. Anubhuti, can you say something about it? And a few years ago, I went to an international conference in Cambodia. I met a couple of people from Fiji Islands. And apparently Fiji Islands, about 37% are Hindi-speaking people. Amazing, right? Now, uska Hindi utna acha hai, I was ashamed. Like, I mean, I can't speak even half that well. So I said, it would be great to spread Bharati to NRI community. Because they say, I lived in US for a long time, and you have all these local weekend classes in Hindi, Tamil, all that, right? It's very hard. It's very hard to teach all that, for kids as a pastime thing. Whereas we can teach Bharati using games. We have designed games, both board games and mobile games. And you just, you can play and just learn. You don't need any formal lessons and Ratmarna for 6 mahine. All that is unnecessary. So that's how people should learn. बिल्कुल.
आधुनिक काल की आधुनिक लिपि है ये, मैं तो ये कहूँगा। अब प्रोफेसर, इससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, ये आधुनिक काल में जैसे आजकल सब चीजें फोन पर हो रही हैं, तो इस दौर में हम लोग क्या कर सकते हैं और भारतीय स्क्रिप्ट का क्या रेलेवेंस बनता है आज के दौर में? आज जैसे आप कह रहे थे OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, उसमें भी भारतीय स्क्रिप्ट ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है हमारे दूसरी लिपियों से। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आधुनिक दौर में इस स्क्रिप्ट का क्या फायदा होगा दूसरी लिपियों से? It's a very simple script, and especially if the new generation can pick it up, literacy will go up. And even when it comes to keyboard, so because there's a complaint that keyboards are all good for English and it's unnatural, right? But actually, keyboard itself, like English script, keyboard design is also a pretty bad design because it is the QWERTY key. Why is Q in the first position, W in the second position? Apparently, what I've heard is that it is deliberately designed to slow down your keying speed. Right, ताकि टाइपराइटर जैम ना हो. हाँ, jam ना हो, right? So if that is the design, it's very evil design, right? Whereas we have designed, actually not us, one 10th standard boy from Visakhapatnam. We never knew this guy. This guy learned Bharati on his own. He designed a keyboard where you have Swara on one side, Vyanjan on another side. Very simple. I mean, it's so awesome compared to our QWERTY keyboard. And we have created an app base. He's created an app base on that. We just put it in our website, thanking him. All right. Now, if you type, you can type in any Indian language using that keyboard. It's not just only Bharati. Now, this kind of adaptation, once it happens, we don't know how it will go. We just have to try it out and see. तो ये जो कीबोर्ड है, ये सब एंड्रॉइड फोन्स के लिए अभी ऑलरेडी अवेलेबल है? All these apps are available on Android. We haven't done the iPhone version, but because again, short of people, but we'll do it at some point. हाँ, ये मैंने ट्राई किया भारती का जो एक कीबोर्ड है, उसमें ट्रांसलिटरेशन नहीं था, पर उसमें ड्रॉ करना था और फिर वो भाषा आ जाती है. तो मैं सोच रहा था अगर ट्रांसलिटरेशन भी होगा तो सहूलियत हो जाएगी. No, there are actually two apps, Pranay. One is this handwriting based. There's another one is keyboard based. You try the keyboard wala. That's much simpler. That is where you have this Vyanjan on one side and Swara on one side. तो सौरभ, और कोई सवाल है आपका? नहीं, ये मतलब बहुत मजा आया आज की डिस्कशन में. तो बहुत मजा आया प्रोफेसर चक्रवर्ती और अनुभूति, आप आए और हमें बहुत एक नई दिलचस्प चीज के बारे में बताया. एक मतलब हम लोगों को एक और हमारे श्रोताओं को भी मैं दावे से कह सकता हूँ इस चीज के बारे में पहले पता नहीं होगा, और इस तरीके से भाषाओं के बारे में सोचना एक काफी नई बात है. तो बहुत शुक्रिया आप आए, और आपके जो लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में हम हमारे श्रोताओं के लिए देंगे, ये भाषा और भारतीय स्क्रिप्ट का. तो इसका प्रयोग कीजिए और बताइए हमें, आपका फीडबैक दीजिए, इसमें योगदान दीजिए. ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो भारत को जोड़ सके. तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच प्रणय. थैंक यू सौरभ. थैंक यू अनु. Thank you, Prof. Anubhuti. Anubhuti, could I request if you could share some more links that I can share with all our listeners, especially the keyboard link or any other thing that you want to share? Perfect. Thanks so much. Thanks for your time today. बहुत मजा आया. Yeah. Thanks a lot. Good luck with you guys. Good luck. उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर. शुक्रिया. I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors on the network this week, Siet Tires and TheWholeTruthFoods.com. So, this week on Advertising is Dead, Varun was joined by Mansi Zaveri. She shares her experience of running a community for parents of young kids and teenagers and of hosting a podcast along the same lines. Gauri Devidayal was joined by Divya Thani on This Round is on Me. Divya works as a global editorial director with Condé Nast Traveler. They discuss the good, the bad, and the ugly of a travel writer's job.
On Candid Kanan, Sid is in conversation with Adarsh Gaurav, who recently scored a BAFTA nomination for his role in the Netflix adaptation of The White Tiger. They talk about his role in the show, life pre and post stardom, and so much more. On Agla Station Adulthood, Ritash and Aichi talk about the precious time and opportunities lost to the lockdown and share their post-COVID wish list. When it comes to cricket this season, we have you covered. In English, we have Edges and Sledges, which do their show live on YouTube. They look for announcements over there. And for our Hindi listeners, we have Khel Neeti, hosted by Rajiv Mishra and ex-Indian cricketer Sabah Kareem. This show is live streamed on YouTube every day at 9:15. Definitely do check these out and hope to see you again next week. We live in an age of disruption, of immense change in every aspect of work, life, and business. But is the old way of doing things truly dead? And are we ever going to stop saying the new normal? Join me, Varun Dugirala, on Advertising is Dead every Tuesday as I talk to entrepreneurs, leaders, creators, and change makers from across business, media, marketing, and beyond to dig a little deeper into how we got here, what we're doing now, and where we're headed. You can catch all the episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions, you get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.